तो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल द लर्निंग IQ में। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था, संविधान के बारे में जाना था, संविधान के प्रकार के बारे में जाना था। तो चलिए उसी से कुछ आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय संविधान के रचयिता कौन है। तो वो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी हैं, ठीक है। और दूसरा प्रश्न यह है कि भारतीय संविधान को अपने हाथ से लिखा किसने है। तो वो है प्रेम बिहारी राय ज़्यादा, ठीक है। प्रेम बिहारी राय ज़्यादा जी ने अपने हाथ से भारतीय संविधान को लिखा है। तो ये सारी बातें पिछले वीडियो की है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में संवैधानिक इतिहास के बारे में कि संविधान जब बना है उसके पीछे का इतिहास जानेंगे कि कैसे बना है, ठीक है। तो संवैधानिक इतिहास 1773 से लेकर 1935 तक चला है। ये सारी जानकारी हम लोग इसी वीडियो में चाहे अगले वीडियो में देखेंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए आप हमारे साथ। तो पहले क्या हुआ, देखिए, भारत में यूरोपीय कंपनी का प्रवेश हुआ, ठीक है। भारत में यूरोपीय कंपनी का प्रवेश हुआ। तो कैसे भारत में यूरोपीय कंपनी कैसे प्रवेश किया, क्या वह कारण था, तो ये सारी बातें हम लोग जानेंगे। तो देखिए, बात कुछ है लगभग 1400 ईस्वी की, ठीक है। 1400 ईस्वी की बात है। हमारा जो भारत है ना, वो मसालों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था और अभी भी प्रसिद्ध है। तो हुआ क्या करता था कि भारत से होकर मसाले जाया करते थे यूरोप, ठीक है। भारत से, यहाँ केरल से होकर कहाँ जाया करते थे, ये यूरोप में पहुँचा करते थे मसाले स्थलीय मार्ग से। तो बहुत सारे देश को, अभी की वर्तमान की बात करें तो ये भारत होके अरब होके तब यूरोप में जाएगा, ठीक है। तो यह स्थलीय मार्ग जो है बहुत ही ज़्यादा ही काफ़ी लंबा हुआ करता था और विज्ञान का उतना उदय भी नहीं हुआ था, विकास नहीं हुआ था विज्ञान का कि वहाँ के लोग समुद्री यात्रा तय करके भारत पहुँचे, ठीक है। तो हुआ क्या, मसालों के लिए जाया करता था स्थलीय मार्ग से यूरोप जाया जाता था मसालों को। तो अब एक प्रश्न है कि इतने सारे मसाले की आवश्यकता क्यों पड़ती थी वहाँ पे। तो मसाले की आवश्यकता इसलिए पड़ती थी क्योंकि यूरोप के जो लोग हैं 100% पूरे मांसाहारी थे, ठीक है। उनका जो वो भोजन करते थे वो मांस ही करते थे। तो मांस को अच्छे तरीके से रखने के लिए, उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने के लिए, किसको, मांस को, तो मसालों की आवश्यकता पड़ती थी जो कि भारत से जाया करती थी। तो एक बार की बात है, हुआ क्या, ऐसे जा रहा है आ रहा है मसाला। तो ये जो दिख रहे हैं, ये जो है, ये है तुर्की वाला मार्ग है, ठीक है। तुर्की वाला मार्ग है जिसको बोलेंगे कुस्तुनतुनिया। तो यहाँ पे एक साम्राज्य का उदय हुआ, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे कब्जा कर लिया, एक मुस्लिम साम्राज्य का उदय हुआ। कब की बात है, 1450 ईस्वी की करीब की बात है। तो यहाँ पे एक ऑटोमन साम्राज्य का उदय हुआ। जब यहाँ पे ऑटोमन साम्राज्य का उदय हुआ तो ये जो मसाले की आवाजाही हो रही थी वो कम हो गई। बिल्कुल तरीके से रुकेंगे ये तो नहीं बोलेंगे, पर कम हो गई। तो कम क्यों हो गई, तो कम इसलिए हो गई कि यहाँ पे ज़्यादा टैक्सेस वगैरह देने पड़ते थे, जिससे आवाजाही कम होने लगी और धीरे धीरे यूरोप में मसालों की किल्लत होने लगी। अब उनका भोजन ही मांस था और मसाले आ नहीं रही थी, तो यह बहुत बड़ी समस्या हो गई। तो हुआ क्या, यहाँ के जो लोग थे, जो पहले यहाँ पे रहते थे, बहुत विद्वान लोग रहते थे। तो यहाँ से उठ के ये इटली के पास, ठीक है, कुछ लोग यहाँ जाके रह गए, कुछ पुर्तगाल, कुछ स्पेन, मतलब कि चले गए वहाँ पे रहने। पर इटली के पास बहुत सारे वैज्ञानिक आके रहने लगे। अब चाहिए उनको मसाले, उनको व्यापार करना है, अपना जीवन यापन करना है। तब वो क्या करेंगे, वो आविष्कार करेंगे। क्या करेंगे, आविष्कार करेंगे और नवाचार करना उन लोगों ने शुरू कर दिया। और इसी आविष्कार, इसी नवाचार को हम लोग इतिहास में हम लोग को पढ़ना है। इसी को क्या कहते हैं, पुनर्जागरण कहते हैं, पुनर्जागरण कहते हैं। ये इतिहास की बात है, ठीक है। अभी तो मान लीजिए सारा इतिहास ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि भारतीय में संवैधानिक इतिहास के बारे में कैसे हुआ है वो देख रहे हैं। तो हुआ क्या, यहाँ पे लोग यहाँ से यहाँ चले गए, तो वो आविष्कार और नवाचार करने लगे। तो आविष्कार का क्या मतलब होता है ये जानेंगे। देखिए, जब हम
नई चीज़ बनाते हैं, कोई नई चीज़ का बनाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो आविष्कार हो जाएगा। और नवाचार का मतलब यह होता है कि हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, हमारे पास जो भी चीज़ें हैं उसे हम नया बना देते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं कि पहले क्या हुआ करता था, बल्ब हुआ करता था, और बल्ब के बाद CFL आया, ठीक है, और CFL के बाद LED आया। तो एक पहले तो रोशनी तो सभी दे रहे हैं ना, तो एक यह नवाचार हुआ, बल्ब से CFL और CFL से LED। तो यही बात है नवाचार के बारे में। तो अब लोगों ने आविष्कार और नवाचार करना शुरू कर दिया। तो उन लोगों ने सर्वप्रथम क्या बनाया, तो सर्वप्रथम उन लोगों ने बनाया क्या, तो उन लोगों ने दिशा सूचक यंत्र बनाया, ठीक है, दिशा सूचक यंत्र बनाया सर्वप्रथम, ठीक है, दिशा सूचक यंत्र बनाया। और उसके बाद उन लोगों ने बड़े बड़े जहाज़ों का निर्माण करना शुरू कर दिया, बड़े बड़े जहाज़ों का निर्माण करना शुरू कर दिया। और जो पुर्तगाल के यात्री थे जिनका नाम है वास्को डिगामा, उनके जहाज का नाम क्या था, ग्रेबियल जहाज का नाम था, ठीक है। आप नोट करते रहिएगा, जो सारी बातें हम बोल रहे हैं नोट करते रहिएगा। ग्रेबियल जहाज था, और इसी ग्रेबियल जहाज से उन्होंने समुद्री यात्रा से, ये समुद्र मार्ग से ये भारत पहुँचे, ऐसे करके यूं, ऐसे करके कहाँ पहुँचे, कलिकट बंदरगाह, केरल के कलिकट बंदरगाह पे पहुँचे। केरल के कलिकट बंदरगाह पे 1498 ईस्वी में पहुँचे। इनके साथ एक और यात्री थे, मतलब स्पेन के यात्री थे, उनका नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है, क्या नाम है, क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि स्पेन के यात्री थे। वो भी अपने बड़े बड़े 3 जहाज के साथ निकले, और उनका जहाज था एक सेंट मारिया, उस जहाज पे वो भी भारत की खोज करने के लिए निकले थे। ये बात एक आप लोग को बता दे कि सब कहते हैं कि भारत की खोज वास्को डिगामा ने की, अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की, ये सरासरी गलत है। भारत और अमेरिका तो पहले ही से था, ठीक है, भारत और अमेरिका तो पहले से था। उन लोगों ने स्थलीय मार्ग छोड़ के उन लोगों ने समुद्री यात्रा से समुद्री मार्ग ढूंढना स्टार्ट किया कि समुद्र से भी भाई हम लोग पहुंच सकते हैं। तो उन लोगों ने की, क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को डिगामा जी ने। तो क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में 1492 में कहाँ पहुँचे, अमेरिका पहुँचे। और वास्को डिगामा जो है, वास्को डिगामा वो पहुँचे 1498 में, ठीक है। तो ये कहानी है। तो वो किस लिए निकले थे, या यूरोप से वो यहाँ क्यों निकले थे, तो वो व्यापार की खोज में निकले थे, ठीक है, व्यापार की खोज में निकले थे। जब यह केरल पहुँचे, केरल के कलिकट बंदरगाह पे, तो उनका स्वागत वहाँ के राजा जमोरिन ने किया, ठीक है, वहाँ के जो राजा थे जमोरिन, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत किया। और कहा जाता है कि जो उन्होंने स्वागत किया था उनका बहुत अच्छे, वो अपने घर ले गए, उन्हें अच्छे रंग बिरंग के पकवान खिलाए। तो वास्को डिगामा ने कहा कि ऐसा पकवान मैंने अपने जीवन में नहीं खाया है, ऐसा कहा जाता है। तो बात हुई क्या, वो पहुँचे, तो वो व्यापार की खोज में निकले थे। वह जब देखे यहाँ पे भारत आए तो देखे, अरे यहाँ व्यापार करने में बहुत ही फायदा है, ठीक है, व्यापार करने में बहुत ही ज़्यादा फायदा है। और एक बात और कहा जाता है कि वास्को डिगामा जितना पैसा लेकर आए थे उसका 60 गुना ज़्यादा पैसा कमाकर वो मतलब कि वापस यूरोप गए। उनको भारी मात्रा में, बहुत ही भारी मात्रा में क्या हुई, फायदा हुआ। तो यह बात हर जगह फैल गई कि भाई वास्को डिगामा बंदा है, एक इंसान है, उसको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। तो उन लोगों ने सोचा कि भारत के साथ व्यापार करने में बहुत ही फायदा है। तो वहाँ के जो महाराजा थे, वहाँ के जो क्राउन, वहाँ के जो ताज थे, उन्होंने कहा कि क्यों ना तुम भारत के साथ एक व्यापार करो, एक कंपनी लेके जाओ, ठीक है, एक कंपनी लेके जाओ और उनके साथ व्यापार करो। तो वही 1498 में उन्होंने स्तादो द इंडिया कंपनी लेकर भारत आए और उन्होंने
व्यापार करना शुरू किया। तो यहाँ पे टॉपिक हमारा क्या था कि भारत में यूरोपीय कंपनी का प्रवेश। तो सर्वप्रथम जो भारत में यूरोपीय कंपनी का जो प्रवेश था वो कौन सा था? पहला जो कंपनी था वो एस्तादो द इंडिया था, और उस कंपनी कौन लेके आए थे? वो वास्को डिगामा लेके आए थे। ठीक है। एक और बात कि ये तो स्थलीय मार्ग था, ये समुद्री मार्ग था। ठीक है, ये कौन सा मार्ग है? समुद्री मार्ग था। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं हिमालय पर्वत, अब इसका क्या बात है? ये भी देखिए, ये मार्ग था, ये भी। ये जो यूरोप है, ऐसे आप मैप में देखिएगा, ऐसे करके बांग्लादेश वगैरह होते हुए, बर्मा होते हुए, ठीक है, यहाँ पे पहाड़ के कारण तब ऐसे होते हुए तब यहाँ से केरल पहुँचा करते थे, भारत पहुँचा करते। ये तो और भी ज़्यादा लंबा सफ़र हुआ करता था। तो बहुत सारी दिक्कतें आती थी कि उनको सफ़र करने में, और उनकी ज़रूरत उनकी मसालों की, क्योंकि उनका भोजन जो है, जो भोजन नहीं खाएंगे तो कैसे रहे होगा? तो निर्भर वो किस पे थे? मांस पे ही थे। और मांस को अच्छे तरीके से रखने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती थी? तो मसालों की। इसीलिए उन लोगों ने यहाँ पे उदय हो गया साम्राज्य का, ऑटोमन साम्राज्य का। यहाँ से यहाँ लोग चले गए इटली वाले जगह के, इटली के किनारे वाले जगह पे, और लोगों ने आविष्कार और नवाचार करना शुरू कर दिया, और वास्को डिगामा को बहुत फायदा हुआ। तो अंततः बात यह है कि भारत में यूरोपीय कंपनी सर्वप्रथम कौन सा है? तो वो एस्तादो द इंडिया है। ठीक है। तो अब वास्को डिगामा को इतना फायदा हुआ कि अगल बगल के देश वाले को भी पता चल गया कि भाई वह भारत के साथ व्यापार करो, बहुत ही ज़्यादा ही फायदा मिलेगा। तो ब्रिटेन में दो लोग बैठे थे जिनका नाम था जॉन वॉट और जॉर्ज वाइट। जॉन वॉट और जॉर्ज वाइट। तो इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम भी एक कंपनी लेकर जाएं और भारत के साथ व्यापार करें। तो ये दोनों इंसान भारत के पास व्यापार करने के लिए आए। वह कंपनी कौन सी थी? 1600 ईस्वी में यही दोनों इंसान ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आए। और जो कंपनी लेकर आए वो तो हम लोग देख ही रहे हैं कि क्या है। कंपनी के नाम पे हमारे पूरे भारत को इन लोगों ने लूटा है, और अंग्रेज लोगों ने हम लोग पे हुकूमत जनाया है। ये सारी बातें इतिहास की है, पर इतिहास, संवैधानिक इतिहास के बारे में पढ़ना है, कैसी कंपनियां आई और कैसे कैसे वो लागू हुआ, कैसे हम लोग हार गए युद्ध में और जिसके साथ ये स्थापित हो गया, ये सारी बातें हम लोग जानेंगे। तो यही ब्रिटेन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आई। और तीसरी जो कंपनी है देश है डच। 1602 ईस्वी में कौन सी कंपनी लेकर आई? डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई। फिर डेनिश आई। डच का एक और उपनाम है, याद रखिएगा, हॉलैंड। ठीक है। और अभी वर्तमान में इसको नीदरलैंड बोलते हैं। और डेनिश आई 1616 ईस्वी में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर भारत आई। मतलब देखिए, भारत को लूटने के लिए कितने सारे कंपनी आएगा, पर सबसे महत्वपूर्ण कंपनी कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी है। ऐसे ही ने हमारा भारत सोने का चिड़िया कहा जाता है। तो पांचवा जो कंपनी है फ्रांस, वो 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आए। ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर। तो आप क्रमबद्ध तरीके से ये पांचों कंपनी कब आई और कौन सी कंपनी लेकर आई, ये बातें ध्यान में रखिएगा और याद कर लीजिएगा। तो अब एक और कहानी है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ के, इस वाले कंपनी को छोड़कर बाकी जितनी भी आपको कंपनी दिख रही है, एस्तादो द इंडिया, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सारी कंपनी सरकारी थी। और यही इकलौता जो कंपनी है जो प्राइवेट थी। यही तो कारण हो गया कि इतने दिन तक ये भारत में रह गई। ठीक है, ये प्राइवेट कंपनी थी। तो चलिए अब हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विकास देखेंगे कि कैसे इसका विकास हुआ। तो देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में आई। इसका जो हेडक्वार्टर, मुख्यालय बोलेंगे वो ब्रिटेन लंदन में स्थापित है। दो व्यक्ति आए थे, आप लोग को पहले ही बता दिए हैं, जॉन वॉट और एम जॉर्ज वाइट। अब देखिए, कंपनी तो आ गई, तो इस कंपनी को आने में वो किसी से तो इजाज़त लिए होंगे, परमिशन लिए होंगे। तो वहाँ की जो महारानी थी, वहाँ की जो क्राउन थी, उन्होंने कहा कि भाई जाओ, उन्हीं से अनुमति, ठीक है, अनुमति पत्र बोलते हैं जिसको,
तो एलिजाबेथ प्रथम ने इनको अनुमति दिया कि आप भारत में 15 वर्षीय चार्टर, मतलब 15 वर्ष का अनुमति मिला कि आप भारत में जाइए व्यापार कर सकते हैं। तो ये भी नाम ध्यान में रखिएगा एलिजाबेथ प्रथम का, कि उन्होंने मतलब दिया था अधिकार पत्र, अनुमति पत्र दिया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।